उसे मानना पड़ा था वो बहुत हैंडसम था अगर बाल छोटे होते तो। लगता है तुम्हें पसंद आया हूँ, तभी से पीछे नहीं हो रही, राजर ने उसे खुद को देखते हुए पाकर कहा था। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में वाज़ह शरारत थी। अपनी 30 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा और किसी लड़की के इतने करीब हुआ था, वरना क्लब में, रास्ते में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कई लड़कियों ने उसे फ्रेंडशिप करनी चाही थी, मगर वो अपने आप में रहने वाला लड़का था। उसकी बात सुनकर वो झटके से पीछे हुई थी। उसकी उस पर शौक नज़र डालने के बाद राजा ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। हीर, अब की बार उसने चिल्लाकर आवाज़ दी थी। वाइट टी शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पहने, बालों को माथे पर फैलाए, नंगे पाँव ही वो ओपन किचन में खड़ा काफ़ी देर से हीर को आवाज़ें दे रहा था, मगर मजाल है कि उसको कोई फ़र्क पड़े। वो कल आने के बाद ही खाना खाने के बाद सो गए थे। ये एक फ्लैट था जो कुछ पहले ही 3 महीने के लिए रेंट पे ले चुके थे। 4 कमरे, ओपन किचन के सामने लाउंज। फ्लैट उनके घर जैसा तो नहीं था, मगर फिर भी खूबसूरत था, वेल फर्निश्ड। वो चारों अलग अलग कमरों में अपना सामान रख चुके थे। हीर ने जाने का बहुत किया था, मगर नाट की वजह से दोनों ने नहीं जाने दिया था। आयश ने तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर राकेल की वजह से मान ही गई थी। क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? ग्रे शॉर्ट जीन्स के ट्राउज़र्स, ब्लैक शॉर्ट शर्ट, स्लीवलेस शर्ट पहने, बालों को जूड़े में मुकीम किए, किचन की तरफ आती बेजारी से बोली थी। ओ मैम, यहाँ कोई नौकर नहीं रखे हुए हमने, सब मिलकर खुद काम करेंगे। किनाट और रॉकेल सफाई कर रहे हैं और तुम चलो मेरे साथ नाश्ता बनाओ। वो उसके व्हाट मैं नाश्ता बनाऊं? उसने जैसे कंफर्म किया था। जी हाँ, तुम ही, उसी के लहजे में कहा था। मैं कोई कि तुम्हारे साथ काम नहीं कर रही, किचन की शेल्फ पर बैठते हुए बोली थी। अच्छा जाओ, फिर झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ। वो जानता था झाड़ू करना किसी सूरत वो नहीं लगाएगी। ज़्यादा फ्री मत हो, मैं नाश्ता बनाने में हेल्प कर देती हूँ। तो के आन मुताबिक वो शेल्फ से उतरते हुए बोली थी। जब फ्लैट का अरेंज किया है तो कोई मेड भी साथ ले आते। ही ने चाय के लिए पानी रखे ऑमलेट बनाते आयश से बोला था। तुम्हें लाए तो हैं? उसे देखते हुए लहजा साफ उसे चिढ़ाने वाला था। व्हाट, तुमने मुझे मेड कहा? वही चाय के लिए रखा पत्ती मिला पानी उस पर फेंका था। जी, कोसा हो गया था, जो कोसा हो गया था। पागल, ये क्या कर दिया? आयश खुद को पानी में गीला होते देखकर सदमे से बोला था। हाँ तो क्यों कहा? इस बात पूरी होने से पहले ही आयश ने पानी से बड़ा जग उस पर उंडेला था। हीर के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था, अब वो दोनों भीग गए थे। आयश पर तो पत्ती वाला पानी गिरा था, वो भी कोई और ही मखलूक लग रहा था। डफर, वो चिल्लाई थी। अपनी गलती है तुम्हारी। हीर ने फेंटे हुए अंडे उस पर फेंके थे। वो कोई और ही चीज़ लग रहा था और अब अंडे और पत्ती वाला पानी उस पर फेंका हुआ था। उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने गनाट से कहा था कि वो और हीर नाश्ता बनाएंगे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, वो हीर से बोला था, जो हंस हंस कर पागल हो रही थी। अब एकदम उसने अपनी तरफ आते देखकर भागी थी। आयश भी उसके पीछे भागा था, मगर हाय रे किस्मत, टाइल्स के फर्श पर गिरे अंडे से वो स्लिप होकर उधर ही गिरा था। हाँ हाँ हाँ, वो पागल हो गई थी हंस हंस कर। आयश फर्श पे गिरा गुस्से से उसे घो रहा था। ये ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? राकेल और नाट जो डस्टिंग कर रहे थे किचन की तरफ से आती आवाज़ों को तो पहले इग्नोर करते रहे, मगर जब बहुत हंसने की आवाज़ आई तो मजबूरन देखने आ गए थे, मगर सामने का मंजर देख के हक्का बक्का रह गए थे। हीर गीली सी एक हाथ पेट पर रख के बेतहाशा हंस रही थी जब आयश फर्श पर गिरा अंडे का खाले पानी भरा गुस्से से उसे देख रहा था। राकेल तो कुछ देर समझ नहीं सकी, फिर गिनाट समझ गया था। यार शुक्र तुम लोग आ गए। ये आयश कह रहा था कि आज पहला नाश्ता हम साथ कर रहे हैं, तो आज मैं नाश्ता खुद बनाऊंगा, और जल्दी जल्दी में अपना ये हाल कर बैठा। हीर हंसी कंट्रोल करती आयश की तरफ देखती मसनूई अफसोस से बोली थी, मगर आयश की आंखें उसकी बात पर और उसकी शरारत देखकर दांत पीस कर रह गया था। अभी तो थोड़ी बेइज्जती हुई है, मगर अगर बोलता ये हाल करने वाली हीर है तो क्या इज्जत रह जाती। इसलिए हीर को आंखों ही आंखों में वार्न करता उठा था। संभल कर आयश, दोबारा स्लिप होना है क्या? हीर ने उसे पकड़ा था। नंगे पाँव होने की वजह से ज़्यादा ही स्लिप हो रहा था। तैयार रहना डार्लिंग, आयश उधार नहीं रखता किसी का। उसके कान के पास झुकता सरगोशी करता पीछे हुआ था। सफाई कौन करेगा?
इस बस की किनाट अपना ही रोना रो रहा था, जबकि राकेल इन दोनों को मशकूक नज़रों से देख कम और घूर ज़्यादा रही थी। किनाट, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करा दूंगी। उसकी बात पर आयश को सिंक में मुंह धो रहा था वो लम्हा याद आया जब हीर ने उसे कहा था कि वो हेल्प करवा देगी, और फिर उसे अपनी हालत में और फिर अपनी जैसी हालत में कुछ ही देर बाद किनाट को तसव्वुर कर रहा था और साथ ही दिल में भंगड़े डाल रहा था। किनाट ने भी एक नज़र आयश को देखा था। शायद नहीं, हकीकत यह हाल हीर नहीं किया होगा। और फिर खुद को दूध, पत्ती और अंडे के मिक्सचर में मिक्स होता हुआ सोचकर उसने झुरझुरी ली थी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ना अकेला ही कर लूँगा, राकेल की भी ज़रूरत नहीं है। हीर को शुक्रिया कहने के साथ ही राकेल बेचारी जो अब चीज़ें समेट रही थी उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा कि कहीं वो हीर की तरफ से राकेल की तरह राकेल भी दो नंबरी ना कर जाए। हीर की हेल्प से गॉड ही बचाए। और साथ ही किनाश और आयश दोनों ने ही एक साथ दिल में सोचा था। अच्छा जल्दी करो हीर, तुम भी फ्रेश हो जाओ। आयश तुम भी जाओ, किनार सफाई कर लेता है, तब तक मैं नाश्ता बना लेता हूँ, फिर हम रॉयल सर से मिलने जाएंगे। डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, जल्दी करो अब। राकेल जल्दी जल्दी चीज़ें समेट रही थी। उन तीनों से बोली, तैयार रहना नकचड़ी। आयश कमरे से बाहर आता उसको करीब से गुजरते हुए बोला था। क्या कह रहा था? किनाट ने देख लिया था, तभी हाथ लगे पूछ ही लिया था। कह रहा था खैर है, आज नहीं बन सका तो कल मैं बना दूंगा तुम तीनों के लिए नाश्ता। हीर ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा था ताकि वो भी सुन ले, और साथ ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आयश सुन चुका था, तभी दांत पीसते हुए कहा था। साथ ही उसे बदला लेने का सोचते हुए अपने रूम में आ गया था। घर से निकले हैं इस खुमार में हम, रोने लगते हैं इंतज़ार में हम। आपसे किसने कह दिया है हुजूर, आपके बिन बेकरार हैं हम। जिस पे जाला बुना था मकड़ी ने, काश जाएं उस गार में हम। ये नसीबों की बात होती है, यार हो हैं और यार में हम। अब ये सोचे तो खुद पे हंसते हैं, कितने पागल थे प्यार में हम। लोग तो कितनी बार सोचते हैं, हो गए तेरे एक बार में हम। अब भी तुम लौट कर ना आए तो फिर मिलेंगे फ़क्त मिज़ार में हम। जैन वो जीत कर उदास हुए और बहुत खुश हैं अपनी हार में हम। अलियाना यार, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों अपसेट हो रही हो? कोई फजूल लड़का होगा, अब इतनी एक्साइटेड थी तुम यहाँ आने के लिए। और अब आयशा ने अलियाना से कहा था। वो इस वक्त नायोगो के मशहूर पार्क में बैठे हुए थे। कल से वो अपसेट थी, बार बार उसके पूछने पर उसने राज से मुलाकात के बारे में ही बता दिया था। टॉम और एबिक कुछ परेशान तो हुए थे मगर जाहिर नहीं होने दिया था, और अब वो बार बार उसे तसल्ली दे रहे थे। यार नहीं हूँ अपसेट मैं, बस ऐसे ही मॉम डैड की याद आ रही है, कभी अकेली नहीं आई ना। अलियाना ने खुद को हश्वाश बशाश जाहिर करने की कोशिश की थी। अच्छा मगर तुमने हाशिम अंकल से कुछ देर पहले ही बात की थी, अब की बात टॉम बोला था। क्या यार, तुम एक बात को लेकर बैठ ही गए हो, अलियाना ने झुंझला कर कहा था। अच्छा दफ़ा करो इस ग्रीन मॉन्स्टर को, एबिक ने उसके अंदाज में कहा था। अलियाना ने उस बला का नाम तो नहीं जानती थी, इसलिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर ही कह रही थी। अरे तो इधर मेरा जिक्र हो रहा है, अलियाना की बजाय किसी और ने जवाब दिया था। वही भारी गंभीर पुरस्कार आवाज़। राज सामने आया था बुसके, उसकी प्यासी निगाहें अलियाना के नाजुक सरापे पर टिकी हुई थी। रेड पाँव तक आता स्लीवलेस फ्रॉक, रेड हाई हील, काले लंबे बालों को रोल करके हाफ पोनी में मुकीद किया हुआ था। रोल करने की वजह से बाल घुटनों तक आ रहे थे। लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलियाना ने भी उसकी तरफ देखा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, बालों को माथे पे गिराए वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बात करनी है तुमसे, साइड पर आओ, अलियाना को देखते हुए बोला था। उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनकर उसे खौफ आया था। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कहने के साथ ही वो बेंच पे अपना कैमरा मोबाइल वगैरह उठा रही थी। छोड़ो जंगली। बात सुनकर राज का दिमाग ही घूम गया था, जबकि बिना किसी परवाह किए उसे बाजू से पकड़ता अपने साथ खींचता हुआ कटरे वीरान एरिया की तरफ बढ़ा था। डोंट यू डेयर टू फॉलो अस। जाने से पहले उसने उनको सबको वार्न करना नहीं भूला था। क्या तुम्हें इस बात से शिकवा नहीं कि अब मैंने
इंतज़ार का मफ़हूम अपने तय बदल कर कुछ और रख लिया है। मैंने बनावटी लहजों, नापसंदीदा रस्मों, खुरदरे लफ्ज़ों, तल्ख़ ज़ुबानों और कड़क बातों को सामना करना सीख लिया है। क्या तुम्हें शिकायत नहीं कि अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र बर्बाद नहीं रखती? ना ही तुम्हारा लम्स फ़िज़ा में महसूस होता है और ना मैं फुरकान से तुम्हारा तज़किरा करता हूँ, ना वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है। क्या तुम फ़िक्रमंद नहीं हो कि अब मेरे आंसू तुम्हारी याद के रमज़े में नहीं आते? मेरी आंखें इंतज़ार की लज़्ज़त खो चुकी हैं। मेरे होंठ वो नहीं कह पाते जिसके लिए तुम्हारी समातें तरसती थी। मेरे कदम उन रस्तों से ला ताल्लुक़ है जिन पे तुम्हारा बिलावा किसी न किसी पेड़ तले मुंतज़िर रहता था। क्या तुम्हें गिला नहीं कि तुम्हें याद करने के लिए अब मुझे संभाली हुई चीज़ों, कुछ तस्वीरें और पुराने गीतों का सहारा लेना पड़ता? क्या तुम्हें इससे भी गिला नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए नज़में कहना छोड़ दी हैं? खैर छोड़ो, ये तो बताओ कि क्या तुम्हें अफसोस नहीं? तुमने उस शख्स के दिल पर पाँव रखा जिसका पाँव नादानिस्तगी में किसी चूंटी पर भी पड़ जाए तो उससे दुख होता था। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं कि तुमने उसे छोड़ दिया जिसने तुम्हारे ज़ख्म देखकर रोते हुए रातें गुजारी थी? तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जिसने तुम्हारे टूटे हुए खदोखाल, तुम्हारा हौसला और ज़ब्त जोड़े थे। क्या तुम्हें दुख नहीं कि तुमने उस शख्स को मिलने वाले सुख चैन चोरी किए जिसके साथ बचपन से गमों के सामान के अलावा और कुछ नहीं था? क्या तुम्हें पछतावा नहीं उस शख्स की मौत का जो तुम्हें ज़िंदगी की दुआएं देते देते मर गया? फट गई रगे किसी रोज़ को आखिर, चीखों का इतना जिक्र के लोग मुद्दतों याद रखेंगे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? छोड़ो मुझे। वो उसके साथ खींचती चली जा रही थी मगर वो हनोस खामोश था। बाजू पर गिरफ्त मजबूत थी। दर्द हो रहा था। अब की बार उसकी आंखें नम थी और आवाज़ भी रंध गई थी। उसकी बात सुनकर राज ने गिरफ्त हल्की कर दी थी और साथ ही उसे दरख्त से पिन किया था। अब वो एक पार्क के थोड़े वीरान गोशे में थे। वो उसके बहुत करीब खड़ा था, बाजू छोड़कर दरख्त पर ही दोनों तरफ हाथ रखे थे और अब वो मुकम्मल उसके मजबूत हसार में थी। उसको इतना करीब देखकर जान लबों को आई थी। सफ़ेद शफाफ मगर गुस्से बेबसी से लाल हो रहा चेहरा, राज की गर्म सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी और वो उसके कंधे तक आती थी जब भी वो उस पर झुका था। मुझे तो याद किया ही होगा, उसकी देखता गहरी गंभीर बोझल आवाज़ में कहा था। पीछे हो, कौन हो तुम? उसकी बात नज़रअंदाज करते एक हाथ उसके सीने पर रखते पीछे करने की नाकाम कोशिश करते हुए गोया हुई थी। दिल खौफ से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। अपनी बात नज़रअंदाज होते देखकर उसने गुस्सा काबू करते हुए उस पर ही इक्तफा किया था। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? जब उसकी गिरफ्त मजबूत गिरफ्त से निकल ना सकी तो तभी उसका हाथ पीछे गुस्से में झंझला कर बोली थी। राज कह लो और चाहता हूँ क्या हूँ? ये अच्छा सवाल है। तो सुनो रुपंजल, मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहिए हो तुम मुझे हर सूरत। दरख्त से हाथ हटाकर उसकी नाजुक कमर पर रखकर ऊपर उठाकर अपने मुकाबिल किया था। क्या करे हो साइको? छोड़ो मुझे, उतारो मुझे यहाँ से। आलियाना को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब समझ आया तो उसके कंधे पे हाथ मारते चिल्लाकर बोली थी। उसका चेहरा राज के चेहरे के बिल्कुल सामने था और काफ़ी करीब था। तुम मेरी रुबंजल हो, मुझे चाहिए हो। वो उसके गाल से अपना नाक मिस करते हुए गंभीर बोझल आवाज़ में गोया हुआ था। मैं कोई रुपंजल नहीं हूँ, आलियाना नाम है मेरा। हटो, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात पर उसे आग ही लग गई थी जब भी चिल्ला के बोली थी, साथ साथ हाथ पाँव भी हिला रही थी। उसके दम घुटने वाली बात पर एकदम आराम से उसे नीचे उतारा था। घटिया नीचे उतरते ही उसे नए लक़ब से नवाजना नहीं भूली थी। आहा, किधर जा रही हो? बात तो सुन लो पहले। उसे वहाँ से जाते देखकर एकदम उसकी कलाई खींचकर अपने करीब किया था। वो उसके लिए तैयार नहीं थी जब भी उसके सीने से आ लगी थी। बहुत ही कोई बेहुदा इंसान हो, वो उसे खुद से दूर करती गुस्से से बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था, क्या था, क्यों उसके पीछे पड़ गया था। चिड़चिड़ की तरह चिपक ही गया था। अब उसे सही मानों में गुस्सा आ रहा था। जो भी हूँ तुम्हारा हूँ और जस्ट शट अप यू। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मरो कहीं नहीं हो मेरे। ना मुझे तुम जैसे किसी छिछोरे की ज़रूरत है। अब दोबारा अपना मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास ना आना। राज की बात पूरी होने से पहले उसे टोक कर उंगली उसकी तरफ करती दो टोक अंदाज में बोली थी।
वो उसको देखकर वार्न करता देखकर बेसाख्ता कहका लगाकर हंसा था। इस तरह कई अरसे बाद हंसा था वो। आलियाना ने उसे गौर से देखा था। उसका डिम्पल, वो वाकई काफ़ी पुरकशिश हैंडसम था, मगर कुछ देर पहले वाली हरकतें और बातें याद करके उसने अपने सोच पर ही लानत भेजी थी। पहली बात तो ये कि दफ़ा तो मैं जिधर होऊंगा अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। दूसरी बात, मैंने खुद को तुम्हारा मान लिया है, तो अब तुम खुद को मेरा मान लो जितना जल्दी हो सके। और तीसरी, तुम बेशक मेरी ज़रूरत ना हो, मगर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बल्कि तुम ज़रूरत नहीं रही हो, अब ज़रूरी हो गई हो। उसके गाल को उंगलियों के पोरों से मिस करते हुए बोला था और आखिर में लहजे में दीवानगी सी आ गई थी। डोंट यू डेयर टच मी अगेन। उसका हाथ गालों से झटकती दांत पीस कर बोली थी। ओके, जा रहा हूँ अभी, तो दोबारा मिलेंगे। और हाँ, अगली दफ़ा तुम्हें अपने साथ ले जाने आऊँगा, इंतज़ार करना। और हाँ, ले तो मैंने तुम्हें अभी भी जा सकता हूँ, मगर वक्त दे रहा हूँ कुछ। खुद को मेरे लिए और तैयार करो डार्लिंग, दिमाग को भी, दिल को भी। पूरी की पूरी तैयार हो जाओ लिटिल प्रिंसेस। एक दफ़ा मेरे दस्तरस में तो आ जाओ, फिर तुम्हारी जान, खुद की नाजुक जान पर अपने ग्रीन मॉन्स्टर को बर्दाश्त करना होगा। उसके बालों को हाथ में भरता जुनूनियत से बोला था। ग्रीन आंखें लाल हो रही थीं और उसके गुस्से से लाल चेहरे पर टिकी हुई थी। आलियाना ने कई दफ़ा अपने बाल छुड़ाने चाहे थे, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत होने के साथ ही उसे दर्द हो रहा था। ऊपर से उसकी बेबाक गुफ्तगू वो कानों तक सुर्ख हुई थी। उसे रोना आ गया था। क्यों पीछे पड़ गया था वो उसके? क्या सच में उसके बालों की वजह से? क्या सच में उसने कई साल बिना उससे देखे उसका इंतज़ार किया था? क्या सच में वो उसके अपने उससे दूर कर देगा? ये सोचकर ही उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। वो उसके बाल छोड़ता, अपने दहकते लब उसके माथे पर रखता पीछे हटा था और उसे देखता ही वो वापसी के लिए मुड़ा था। तौबा! उसे दूर होते ही आलियाना ने माथा रगड़ रगड़ के उसका लम्स हटाना चाहा था, मगर दोबारा उसकी आवाज़ और बात सुनकर उसके दिल किया कि काश वो उसे जान से मार सकती। अभी तो मिटा लो मेरा लम्स, मेरी खुशबू, मगर जल्द ही तुम्हारी रूम में समा जाऊंगा, तब कुछ नहीं कर पाओगी। वो कुछ और बोलने ही रुका था, मगर उसे अपना माथा मसलता देखकर मुस्कुरा कर बोला था, तुम जा रहा हूँ आने के लिए। और हाँ, एक बात बता दूँ, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। सिर्फ तुम्हें यह हक दिया है। ध्यान से, उसे कहता वो ग्रीन आंखों पर गॉगल्स लगाकर चला गया था वहाँ से। गमे हयात की नागिन ने डस लिया जिनको वो अपने दूर के माने हुए सपेरे थे। रॉजर ने गाड़ी आकर नैना के हॉस्पिटल के सामने रोकी थी। गाड़ी के रुकते ही उसने गाड़ी अनलॉक करके बाहर निकली थी, तभी कोई अंग्रेज़ लड़की उसके पास आई थी। नैना, किधर थी रात में? मैं कितना परेशान हो गई थी। उसने नैना के पास आकर फिक्रमंदी से पूछा था। वो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा। नैना ने गाड़ी की तरफ देखते हुए पूछा था, जिधर से रॉजर बाहर निकला था। लेंट्रा की पे थी हैं? रॉजर की तरफ तब वो उसे देख नहीं सकी थी। क्या एक्सीडेंट? मगर हेलो। उसकी पूरी बात होने से पहले ही रॉजर ने नैना की तरफ उसका हाथ बढ़ाते हुए लेंजा को कहा था। एक भारी आवाज़ सुनकर उसने रॉजर की तरफ देखा था। हाय लेंट्रा मैक, हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बगौर उसको देखते हुए कहा था। उसे एक पल को लगा था ये ग्रीन आंखें उसने पहले भी कहीं देखी हुई हैं, जब भी अब गौर से देख रही थी। और आद्यान मिर्ज़ा, रॉजर ने हाथ उसे मिलाते हुए कहा था, और वो रॉजर कहते कहते रुका था। रॉजर के नाम से एक ब्लैक वर्ड में जाना जाता था। उसे ब्लैक वर्ड में जाना जाता था। बिजनेस की दुनिया में वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था। आद्यान मिर्ज़ा, AM, नाइस टू मीट यू। हाथ वापस लेती बोली थी। उसने महसूस किया था कि वो कुछ कहते कहते रुका था, मगर फिर उसे एक और शौक मिला था। रॉजर की वाइट शर्ट के बटन खुले थे। उसकी नज़र उसके गले में बने लॉकेट पर रख गई थी। ब्लैक कलर की बड़ी सी चेन में स्टाइलिश सा R लिखा हुआ था। लॉकेट उसे चौड़े सीने पर नज़र आ रहा था। लेंट्रा ने शौक की इसी कैफियत में दोबारा उसकी ग्रीन आंखों को देखा था। उसके साथ ही उसकी दोनों ग्रीन आंखें मास्क के पीछे नज़र आई थी। हूबहू वही कलर। उसने एक नज़र बेजार से खड़ी नैना पर डाली थी और दूसरी रॉजर पर, जो नैना को ही देख रहा था। अमेजिंग, आपकी आइज़ का कलर काफ़ी अच्छा है। रॉयल
रियल है या लेंसेज हैं? उसने रॉजर को देखते हुए सरसरी सा पूछा था। उसकी बात पर रॉजर ने बेख्तियार उसकी तरफ मुड़ा था। लेंड्रा की आंखों का कलर काफ़ी लाइट ग्रीन था जबकि रॉजर की काफ़ी डार्क। रियल है? ओके, अब मैं चलता हूँ, काम है मुझे। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र करते उसके बाद कहते हुए साथ ही एक नज़र नैना पर डालने के साथ ही गॉगल्स वापस लगाता मुड़ा था और प्रिजन से गाड़ी भगाकर ले गया था। लेंड्रा की निगाहों ने दूर तक उसकी गाड़ी का पीछा किया था। उसके जाते ही उसने नैना का हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ी थी। अरे नैना अरे अरे करती ही रह गई थी मगर लेंड्रा ने उसे लॉकर रूम में छोड़ा था। आकर रूम को लॉक किया था और खुद कैबिनेट से लैपटॉप निकाल कर बैठ गई थी। लेंट्रा क्या हुआ है? नैना ने हैरत से उससे देखते हुए पूछा था। पहले मुझे कंफर्म करने दो। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से काम कर रही थी। नैना भी कुर्सी लेकर उसके साथ ही बैठ गई थी। वो दोनों बचपन की दोस्तें थी। सीक्रेट एजेंट के साथ दोनों काम करती थी। लेंट्रा के पेरेंट्स की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद नैना के बाप हमजा सुल्तान ने उसे अपने साथ रख लिया था। सॉरी। उनका अपना घर था जापान में ही मगर वो लोग खुद ही हॉस्टल में रहती थी। दोनों अलग अलग रूम्स में होती थी और सबके सामने भी एक फासले पर ही रहती थी। लिंटा क्रिश्चियन थी जबकि नैना मुस्लिम। उन दोनों के माँ बाप के पास उधर की नेशनैलिटी थी और ख़ुद भी जापान में ही पैदा हुई थी। अब कुछ साल पहले ही हमजा सुल्तान और फिज़ा सुल्तान के मरने के बाद नैना ने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की थी जबकि लेंट्रा काफ़ी पहले से ही सीक्रेट एजेंट थी। ब्लैक वे का केस पर वही काम कर रही थी। नैना भी उसके साथ उसकी सेक्रेटरी की तरह ही थी। नैना भी डार्क वे और ब्लैक वे गैंगस्टर्स के बारे में सर्च कर रही थी। माय गॉड! मेंट्रा की हैरत से डूबी आवाज़ सुनकर वो होश की दुनिया में आई थी। उसकी नज़र लैपटॉप पर अटकी हुई थी। सामने राजर रिया की मास्क में फ़ोटोज़ आई थी जो यकीनन किसी सीसीटीवी फुटेज से क्लिक की गई थी। इस फ़ोटो में वो तीनों लोगों को मार रहे थे अलग अलग। मेंट्रा ने टेक्स्ट की थी, अब की फ़ोटो में एक ही मर्द था, पूरा खुद को ब्लैक हुडी से कवर किया हुआ था। मास्क के पीछे ग्रीन आइज वाज़िया थी। वो एक हाथ ज़मीन पर रख कर उठ रहा था तभी उसके गले में पड़ा लॉकेट नज़र आया था। सेम वही लॉकेट। नैना के दिल को कुछ हुआ था। उसे कोई राजा से मोहब्बत वगैरह तो नहीं हो गई थी मगर फिर भी उसके दिमाग में दोबारा से सारा रास्ता घूमा था जब वो उसके साथ आ रही थी। हम उससे अपने से सबूत से कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक हो मगर अब हमें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तुम उसके साथ आती रहना। मुझे लगा वो शायद तुम में इंटरेस्टेड हो। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तुम उससे दोस्ती कर सकती हो। तुम मुस्लिम हो। मेंट्रा ने कुछ सोचते हुए कहा था। नैना उसके साथ वहाँ से उठ गई थी। दिल में कहीं से बेध्यानी में ही दुआ की थी कि आद्यान ही रॉजर ना हो। हर शख्स यहाँ दिल फरेब है, हर दिल फरेब एक फरेब है। ग्रे डिनर सूट पहने, ब्लैक गॉगल्स लगाए, जेल से बाल सेट किए वो गाड़ी से नीचे उतरा था। गाड़ी लॉक करके वो मॉल की तरफ बढ़ा था। रात को वो काफ़ी देर से सोया था। एक आलिया की बात से परेशान था और दूसरा वो परी पैकर उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। रात गए उसकी आंख लग गई थी जिसकी वजह से वो सुबह ही काफ़ी लेट उठा था। ऑफिस फैसा अब चले गए थे जब भी वो माल को ज़रूरी चीज़ें लेना चला गया था। अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के बाद वो बिला वजह ही मॉल में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक मंजर पे आके टिक सी गई थी। वो सामने ही वाइट प्लेन टी शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, बालों को दरमियान से मांग निकाले खुला छोड़े कोई दूसरी लड़की जो उसकी हम उम्र ही लग रही थी उसे खींच कर किसी शॉप में लेकर जा रही थी और वो शायद जाना नहीं चाहती थी। ट्रन साथ ही फ़ोन में पकड़े फ़ोन के बजने की आवाज़ पे वो होश में आया था। एक नज़र मोबाइल को देखने के बाद उसने दोबारा सामने देखा था जहाँ वो दोनों नहीं थी। ये दोनों इतनी जल्दी कहाँ चली गई? जादूगरनी ही है सच में। वो इधर से उधर देखता खुद से ही बोला था। वो उल्टा चल रहा था कि अचानक कोई उसकी पुष्ट से आकर टकराया था। वो 1 मिनट में पीछे मुड़ा था और एक दफ़ा फिर उसे शदीद हैरत हुई थी। वो इतनी जल्दी इधर कैसे आ गई? वो हैरत से उसके खौफ में डूबी भूरी आंखों में देख रहा था।
अलीज़े को आज सोनिया यूनिवर्सिटी के बाद ज़बरदस्ती ही अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी और अब 1 घंटे से पूरे शॉपिंग मॉल में घुमा चुकी थी। तब भी उसका दिल नहीं भरा था। तभी एलिज़े वापसी का कह रही थी। चलते हैं कहकर काफ़ी देर लगा दी थी उसने और अब एलिज़े तंग आके कैंटीन में जाने का बोलकर नीचे आ गई थी, मगर उधर भी जल्दी जल्दी में वाइस से टकरा गई थी और अब उसे देखकर परेशान ही हो गई थी। उसे याद आ गया था कि वो कौन है। वाइस ने सबसे पहले उसके पाँव देखे थे जो सीधे ही थे। सॉरी, एलिज़े ने डरते डरते कहा था। मुबादा वो कहीं गुस्सा ही ना कर ले। ओके, वाइज बगौर उसे देखते हुए बोला था। मैं जाऊं? अलीज़े ने जैसे उसे इजाज़त मांगी थी। वाइज उसके खूबसूरत मासूम चेहरे में खो गया था। अरे लीज़ा, तुम कैंटीन नहीं गई? सोनिया की आवाज़ सुनकर जहां अलीज़े की जान में जान आई थी वहाँ ही वाइज भी होश में आया था। उसे एक दफ़ा फिर से अलीज़े पे गुस्सा आया था जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं सका था और अब भी उसे देख के बेख्तियार हो गया था और उसके चेहरे पर मासूमियत का ड्रामा उसके चेहरे पर मासूमियत ड्रामा लग रही थी। हाँ, मैं जा रही थी, बस चलो, अलीज़े ने बाल कान के पीछे करते हुए कहा था। अब वो सिरे से वाइस को इग्नोर कर गई थी। वाइस का खून ही तो जला था इस छुई मुई से इग्नोर होकर। सोनिया ने भी एक नज़र वाइस को देखने के बाद दूसरी नज़र नहीं की थी। वो कब से नोट कर रही थी कि वाइस की नज़रें एलिज़े पर थी। जब भी उसे वाइस कुछ खास पसंद नहीं आया था, वो एक दो दिनों में ही एलिज़े को जान गई थी कि वो कितनी मासूम और डरपोक है, इसीलिए वो उसके साथ ही रहती थी। बिना उसकी तरफ देखे वो एलिज़े का हाथ पकड़कर उसे ले गई थी। प्रीटी डाइन, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। इधर मेरा चैन बर्बाद कर दिया है और इग्नोर भी मुझे ही किया जा रहा है। वाइज उन दोनों को दूर होते देखकर दांत पीस कर खुद से ही बोला था। यूँ गलत तो नहीं चेहरे का तस्वुर भी, मगर वैसे लोग कुछ वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। वो काफ़ी बनाने का सोचते हुए किचन की तरफ आया था, मगर उसे पहले ही वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। कोई था शायद पहले से ही। एक हाथ बालों में फेरता किचन में आया था। बेबी पिंक नाइटी पहने, बालों को मैसी जूड़ा बनाए वो किचन की शेल्फ पर बैठी कुछ खा रही थी। क्या खा रही हो? आयश ने उसके साथ शेल्फ पर बैठते हुए पूछा था। मैं तो पिस्ता खा रही हूँ, तुम मेरा सर खा लो, हीर ने जलकर कहा था। पूरा दिन उन्होंने बाहर ख्वार होकर गुजार दिया था। रॉयल सर जो डांस दीवाने के डायरेक्टर थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि इस बार कोई अकेला डांस नहीं कर सकता। हर किसी को टीम होनी ज़रूरी है। आयश लोगों की टीम में एक ही मेंबर की कमी थी जो हीर पूरी कर सकती थी, मगर उसे कबूल ही नहीं था कि वो किसी के अंडर होकर डांस करे या ये कि लीड डांसर आयश हो। आयश के बहुत बार कहने के बावजूद वो नहीं मानी थी। पहले एक डांसर के दरमियान मुकाबला था। 50 डांसर्स में से आखिर में 5 को लेना था। कल का कंपटीशन हीर और आयश के दरमियान ही था। फिर उन्हें परसों सुबह ही एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए मुंबई जाना था, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि म्यूज़िक प्रोग्राम के बाद उधर भी कोई डांस कंपटीशन होने वाले थे। वो लोग शाम में वापस फ्लैट आ गए थे। लंच तो किया ही बाहर था और डिनर ले आए थे। हीर आते साथ सो गई थी। जगाने के बावजूद वो नहीं उठी थी, तो उन तीनों ने डिनर कर लिया था। अब भी हीर को रात को भूख लगी तो किचन में आकर कुछ खाने आ गई थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल कौन जीतेगा? आयश ने लड़ाई को छोड़ते हुए बात की थी, अपने काम की बात की थी। जाहिर सी बात है, हीर चम्मच मुंह में डालते हुए तहम्मुल से बोली थी। और अगर हार गई तो? वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। मैं तुमसे नहीं हार सकती। इत्मीनान काबिल दीद था। चलो ठीक है, अगर तुम हार गई तो मैं कहूँगा वो करोगी। मैं हार गया तो क्या? जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। आयश ने उसके मुंह की तरफ जाती चम्मच खुद खाते हुए कहा था। ज़्यादा फ्री ना हो, खाना है तो फ्रिज से ले लो, और मुझे चैलेंज पसंद है। बैठ लगी। ही ने पास्ता की प्लेट शेल्फ पर रखते हुए हाथ का मुक्का बनाकर आयश की तरफ किया था। लगी। आयश ने भी मुक्का बनाकर उसके हाथ से लगाया था। ओके, गुड नाइट, हीर कहकर निकल गई थी प्लेट लेकर। हारना तो तुम्हें पड़ेगा नकचड़ी, पहली और आखिरी दफ़ा, आयश ने उसके जाते ही खुद से कहा था और फिर कॉफ़ी बनाने उठ गया था। वाइट शर्ट पर ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स पहने, बालों को जेल से सेट किए वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसका इरादा एलिज़े को यूनिवर्सिटी लेकर जाने का था।
2 दिन से जब से वो लीजे से मिला था वो एक रात भी सो नहीं सका था। अब दिल के हाथों मजबूर उससे मिलने जा रहा था। माना चाहता अब तक नहीं था कि उसे मोहब्बत हो गई है। ये उसे बकिया एक अट्रैक्शन लग रही थी। आखिर तफसीली निगाह खुद पर डालकर अपने गॉगल्स, मोबाइल्स और चाबियां उठाकर बाहर निकल आया था। अरे वाइस बेटा, कहीं जाने लगे हो? आलिया बेगम ने उसे ऑफिस ड्रेस की बजाय कैजुअल में देखकर पूछा था। हाँ मॉम, बस एक काम था, उनके पास आकर बोला था। वाइस, ये क्या, तुम ठीक हो तो हो ना? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? उसको गौर से देखते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। या इतना ना याद आओ कि सो ही ना सके। सुबह लोग सुर्ख आंखों का सबब पूछते हैं। नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। शॉवर लिया है ना, तब ऐसा लग रहा है। वाइस ने आंखें मलते हुए सरसरी से कहा था। अच्छा खैर जाओ तुम। आलिया मुतमईन तो नहीं हुई थी मगर ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। ओके मॉम, निकलता हूँ, टेक केयर। उनका हाथ चूमता हुआ बाहर निकल गया था। आलिया काफ़ी देर तक उसे जाते हुए देखती रही थी। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। सर भारी सा हो रहा था। उफ गॉड, उसने उठने की कोशिश की थी मगर उठ नहीं सकी थी। कुछ देर सर पर हाथ रखे वैसे ही लेटी रही, मगर फिर अचानक कुछ याद आते उसने आंखें खोली थी और इधर उधर देख के कमरा पहचानने की कोशिश की थी। ग्लास वॉल जिस पे बाहर का मंजर नज़र आ रहा था। कमरे के बीच में किंग साइड बेड पड़ा था, जिसके साइड पर बेड के साथ के ही साइड टेबल थी। एक कोने में ट्रांसपोर्ट कलर की चेयर थी। ट्रांसपोर्ट उसके सामने कांच का छोटा सा टेबल पड़ा हुआ था, जिस पे गुलदान में सुर्ख गुलाब रखे हुए थे, जिसकी खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। दूसरी साइड पर एक और ग्लास का दरवाज़ा था, जो यकीनन वॉशरूम ड्रेसिंग रूम की तरफ था। कमरे के बाकी तीनों ग्लास वॉल पर स्काई ब्लू कलर के खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे, जो थोड़े थोड़े हटे हुए थे। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत रूम था, मगर ये उसका रूम तो नहीं था। उसे फिर याद आया कि वो तो आज सुबह से ऐबक और सब दोस्तों से ज़िद करके वापस घर के लिए निकली थी और आज की वजह से काफ़ी टेंस हो गई थी। वो तो एयरपोर्ट के लिए निकली थी जब उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, और देखने के लिए निकली थी तभी किसी ने पीछे से उसके मुँह पर कोई रुमाल रखा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और अब तो क्या वो किडनैप हो गई थी? वो एकदम उठ के बैठी थी। पहला शक राज पे ही गया था। चप्पल पाँव में रस्ती वो कमरे जल्दी से बेड से उठी थी। बाल जो उसने रोल किए हुए थे, हाफ पोनी किए हुए थे, अब वो खुले थे और उसके साथ बेड से गिरे हुए थे। कोई है? वो ग्लास डोर का हैंडल घुमाते हुए बोली थी, मगर वो लॉक था। कौन है? वो एक दफ़ा फिर चिल्लाई थी। सारे वॉल से पर्दे हटाए हुए थे, मगर फिर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो रोती हुई इधर ही एक वॉल से टेक लगाकर नीचे बैठकर सर टांगों में छुपाकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वैसा होता तो वो क्या करती। उसे सब कुछ राज का ही क्या लग रहा था। वो तो पहले ही उससे डरी हुई थी। उसकी पुरस्कार ग्रीन आंखों से, सपाट चेहरे से, उसकी जुनूनियत भरी बातों से। कल ही के रेड स्लीवलेस फ्रॉक में थी। बाजू और टांगे नज़र आ रहे थे। बाल उसके साथ ही ज़मीन पर बिखरे हुए थे। अभी वो रो ही रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे उसने चेहरा उठाकर बाहर देखा था। क्यों है मखरूर? तू लाचार भी हो सकता है। तेरे जैसे से तुझे प्यार भी हो सकता है। पहले दस्तूर था कातिल कोई दुश्मन होगा, मगर अब तो कोई यार भी हो सकता है। इश्क कुछ सोच के खामोश रहा था, वरना हुस्न बिकता हुआ बाजार तलक आया था। मोहसिन उस वक्त मुकद्दर ने बगावत कर दी जब मैं उस शख्स के मियार तलक आया था। क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? लेट तो नहीं हो रहे हम? हीर ने तो लाउंज में आकर गिनाट और आकिल से कहा था, जो सोफे पे बैठे लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। उसकी आवाज़ पर मुड़े थे। तुम्हारा और आयश का इंतज़ार कर रहे थे। तुम तो आ गए, मगर आयश लड़कियों से भी ज़्यादा देर लगाता है तैयार होने में। अभी तक नहीं आया, जवाब रॉकेल ने दिया था। अच्छा मैं देखती हूँ, फर्स्ट डे ही लेट करवाएगा। हीर आयश के कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली थी। 2 दफ़ा नॉक करने पर फिर कोई जवाब नहीं आया, तो जैसे ही वो रूम में एंटर हुई थी, आयश वो कमरे में तो नहीं था। वॉशरूम से आवाज़ें आ रही थी, तभी उसने आवाज़ दी थी। क्लिक की आवाज़ के साथ वॉशरूम से वो बाहर निकल आया था। हाँ बस आ रहा हूँ यार। जल्दी जल्दी वॉशरूम से निकलता ड्रेसिंग के सामने आया था। ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट पहने वो बालों को कंघी कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? इसको इतनी देर अपनी तरफ देखता पाकर उसने
देखता पाकर बगौर उसका जायज़ा लिया था। ब्लू जीन्स पर फुल स्लीव वाली हाफ ब्लाउज शर्ट पहने, वाइट से जॉगर पहने, बालों को हाफ पोनी में मुकीद किए, नफासत से किया हुआ मेकअप, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। डफर तुम्हें टन टन। उसकी बात पूरी होने से पहले आयश का मोबाइल बजा था। प्लीज़ हीर मोबाइल दे दो, आयश परफ्यूम छिड़कता हुआ बोला था। हीर ने मोबाइल बेड से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। ये कौन है? तभी उसे एकदम कॉल बंद हो गई थी। स्क्रीन पर लगी आलियाना आयश की तस्वीर देखकर वो हैरान हो गई थी। और ये मेरी बहन है आलियाना, आयश ने उसे मोबाइल देता हुआ बोला था। दोबारा से फ़ोन कर लो। अब वो स्क्रीन देख रही थी जहाँ आलियाना और आयश खड़े किसी बात पर दोनों हंस रहे थे, मगर जिस चीज़ ने उसे हैरान किया था वो उसके बाल थे जो खुले बिखरे ज़मीन से लग रहे थे और उसने कुछ बाल एक हाथ में पकड़े हुए थे। अरे निकचरी, ये हर किसी की तरह तुम भी उसके बाल देखकर हैरान हो गई हो ना? आयश ने उसे हैरत से मोबाइल देखते हुए देखकर मोबाइल लेते हुए कहा था। ये मतलब उसके उसने होंठ तर किए थे। मतलब ये कि उसके बाल हैं या विग है? मतलब दिमाग साए साए कर रहा था। यार अपने हैं रियल बाल। हमें उमा, मतलब वो जो हमारी दादी है ना, उन्हें उसके बाल बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने कभी कटवाने नहीं दिए। पहले तो बहुत चिढ़ती थी कि संभाल कर नहीं रख सकती, मगर फिर आदत हो गई। वो उसे देखते हुए बोला था। खैर चलो, अब लेट हो रहे हैं ना? उसे कहता वो बाहर निकल गया था, मगर वो हिली तक नहीं थी। हीर तभी बाहर से गनाट के चिल्लाने की आवाज़ पर वो सर झटकती बाहर निकली थी, मगर दिमाग उधर ही अटक गया था। चलो गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पहले से वो तीनों बैठे हुए थे। उसके बैठते ही आयश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ आकर यूनिवर्सिटी के पार्किंग में रुकी थी। वो जैकेट से ही करता बाहर निकला था। गाड़ी लॉक करके लीजेंड के डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा था। उसे ज़्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा। वो सामने ही सोनिया के साथ बैठी थी। वाइट फ्लैपर जीन्स पर रेड स्टाइलिश शर्ट पहनी हुई थी। खुद को हमेशा की तरह दरमियान से मांग निकाल कर बाल खुले छोड़े हुए थे। उसके मुकाबले सोनिया ने ब्लैक स्कर्ट पर ब्लू हाफ ब्लाउज शर्ट पहनी हुई थी। मेकअप भी तेज़ किया हुआ था, मगर उसका दिमाग ख़राब हुआ था ये देखकर कि उसकी लेफ़्ट साइड पर एक अंग्रेज़ लड़का बैठा हुआ था जो बातों ही बातों में उसे छू रहा था। साफ नज़र आया था कि वो नर्वस हो रही है, मगर उसे तो सिर्फ उस अंग्रेज़ का अलीज़े को छूना नज़र आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि वो इतनी मासूम नहीं लग रही जितनी है, जबकि उन अंग्रेज़ों को रोक नहीं रही। उसे पसंद था ना, तभी वो एक गहरा सांस भरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। हेलो। दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले उसे सामने खड़े होते निगाहें अलीज़े पर टिकाए हुए था। उसे देखकर तीनों ने चौंक कर उस लंबे तगड़े वजूद को देखा था। जहाँ सोनिया का मूड ऑफ हुआ था, वही अलीज़े को उससे खौफ महसूस हुआ था। पता नहीं क्यों वो हर जगह उसे मिल जाता था, मारे नागवारी के वो उसे देख रहा था। हाय, किसी को ना बोलते देखकर मुरव्वतन सोनिया ने उसे विश किया था। बात करनी है तुमसे। उसे दोबारा से खुद को इग्नोर करते नोट्स में गुम होते देखकर वो दान पीस कर रह गया था। उसकी आवाज़ पर उसने सर उठाया था। उसकी आंखों में देखकर उसके होंठ तर हुए थे। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर उसके होंठ तर हो गए थे। ऐसे करने में एक साथ ही मार्क और वाइस की नज़रें उसके गुलाबी होंठों पर रुकी थी। उठो। वाइस ने मार्क को बिला पलके झपकाए उसे देखते हुए देखकर अब की बार कदरी ऊंची आवाज़ में कहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कोई उसके बारे में सोचे। मैं आती हूँ। सोनिया ने उसे मना करने के लिए कुछ बोलना ही चाहता जब अलीज़े हाथ से बुक सोनिया को पकड़ाती उठकर वाइस की तरफ बढ़ी थी। तुम्हें लड़कों के करीब होने का ये मासूमियत उसके चेहरे पर सजा कर तुम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहती हो ना? थोड़ा दूर जाकर वाइस ने उसे वहीं पिलर के साथ पिन करते हुए कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो उसे अपने करीब देखकर ही मरने वाली हो गई थी। उसकी बात सुनकर हैरत, गुस्सा, खौफ के मिले जुले तासरात चेहरे पर से जाते हुए कहा था। तुम्हें बताना था कि तुम कामयाब हो गई हो। मैं तुम्हारी मासूमियत के जाल में फंस गया हूँ। मुझे तुम्हारी मासूमियत ने बहुत अट्रैक्ट किया है। अब बताओ कितने पैसे लोगी? मुझे बस तुम चाहिए हो। जितने चटाक उसकी इतनी चीप बातें सुनते लीजे की बस हो गई थी। जब बिना कुछ सोचे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में यूँ बातें करने की? आप होते कौन है मेरे किरदार पे उंगली उठाने वाले? आप जैसे हैं वैसा ही सबको समझ रखा है।
नफरत है मुझे आपसे, वो रोते हुए बोली थी। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जब भी उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। कई स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ 2 पल के लिए मुतवज्जो हुए थे, मगर फिर अपने कामों में मगन हो गए थे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? वाइस मिर्ज़ा को? क्या समझती हो खुद को? बहुत पारसा हो, बहुत खूबसूरत हो, जो कोई भी मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, सच में तो मिल तो कोई भी जाएगा, और न जाने कितने मिले भी होंगे। क्या हुआ? क्या नहीं देखा मुझ में जो इतने पारसा बनने की कोशिश करना शुरू कर दी अभी से? उसका इशारा मार्क की तरफ था। आंखें लाल हो रही थी, गर्दन बाजू की रगें तनी हुई थी। गुस्से से उसका दिल कर रहा था कि अभी सबके सामने ही उसे सीधा कर दे। एक हाथ पर रखे हुए कहा था, जब वो मार्क छू रहा था तब तो उसे कुछ नहीं कहा। क्या उसका छूना तुम्हें पसंद आ रहा था, या उसकी मुझसे ज़्यादा गोरी रंगत है, या? 1 मिनट, वो कहते कहते हाथ उठाकर दोनों हाथ अब पिलर पर रख के उसकी ओर करीब हुआ था। अलीज़े की सांसें उखड़ रही थी, खौफ से जान निकल रही थी। ऊपर से उसकी बातें। पैसे कितने दिए थे? प्रॉमिस उससे ज़्यादा दूंगा। उसके कान के पास झुकते राजदारी से गोया हुआ था, साथ ही उसके कान की लो पर अपने दांतों से काटा था। प्लीज़। अलीज़े गहरे गहरे सांस लेती एक हाथ से उसे पीछे करते बोली थी। उसकी बातें उसका दिल छलनी कर रही थी। इन सब से अनजान वो ज़हर खान लहजे में बोला था, कसूर तो उसका भी था ना। उसने अपने करीब ऐसे ही बहुत ज़्यादा लड़कियां देखी थी। उससे अब अलीज़े की मासूमियत हजम नहीं हो रही थी। प्रीटी गर्ल, अभी जा रहा हूँ। शायद तुम में और अभी जान नहीं। उससे ज़्यादा करीब हुआ अभी तो शायद बेहोश, मगर जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, यकीनन एक हसीन अंदाज में। उसे गहरे गहरे सांस लेता देखकर पहले तो ज़रा डरा था, मगर फिर जल्दी अपने खौल में वापस आया था। कारदार लहजे में कहता, उसके हाथ से उसका गीला फूला गाल छुआ था और उसे दूर होता चला गया था। उसे लग रहा था कि यह भी उसकी एक चाल है और अटेंशन लेने का तरीका है। उसके जाते ही एलिज़ा वापस भागी थी। उसे इनहेलर चाहिए था, सांस बंद हो रहा था। धड़कनें रब से बेरब्त हुई जाती थी। होश सब भूल गए देख के बहके उसके। जिस तरह शाख पर खिल उठती महकती कलियां, आज वो होंठ जरा देर को महके ऐसे। उठ गया थोड़ा हजाब बाद से पहरा एकदम, एक क़यामत सी उठा दी ज़रा ज़ाहिर करके। उसने थोड़ा सा दुबाया था ज़रा होंठ को, बस रख दिया एक मुसलमान को काफिर करके। हैं एनीवेज, वो चारों अब सेट पर आ गए थे जहाँ शोर हो रहा था। ये बस वैसे ही एक मुकाबला करवाया था सब डांसेस में। उसके बाद भी मुंबई में ही सब कंपटीशन थे। उसके बाद कुछ टीम्स जो आखिर तक थी उन सब का इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होना था, और जीतने वाले को डांसर ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट मिलना था। अब रॉकेल डांस कर रही थी। उस कंपटीशन उस एक और डांसर लैला से था। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त। तीनों जजेस ने उन्हें पॉइंट दिए थे, जबकि लैला को 2 ही मिले थे। 2 ही ने दिया था। अब रॉकेल सबका शुक्रिया अदा करती डांस फ्लोर से उतरी थी। अब जो डांसेस आ रहे थे बहुत ज़बरदस्त डांसेस थे जिनका ताल्लुक जापान से था। सो मिस्टर आयश दुरानी, कम ऑन द स्टेज। एंकर के कहने के साथ ही हर तरफ अंधेरा फैल गया था। डांस फ्लोर के अलावा पूरे हॉल में डिम लाइट थी। आयश स्टेज पर आया था, सॉन्ग प्ले हुआ था और उसने डांस करना शुरू कर दिया था। वो हाई बीट पर डांस कर रहा था और अपना बेस्ट दे रहा था। अब तो उसे हीट से जीतना था। उसके स्टेप्स बहुत यूनिक और ज़बरदस्त थे। जज और गेस्ट हुटिंग कर के उसे दाद दे रहे थे। लास्ट स्टेप लेते हुए वो हॉल तालियों से गूंजता और लाइट्स वापस रोशन हुई थी। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं तो आपका फ़ैन हो गया आयश। और आप क्या कहना चाहेंगे? तभी एंकर खुशी से आयश को बोलता हुआ जजेस की तरफ मुतवज्जो हुआ था। उसके डांस का तो सारा ज़माना ही फ़ैन है, तो हम क्यों ना हों? कहते ही तीनों जजेस ने रेड गोल बटन को प्रेस करते हुए उसे पॉइंट्स दिए थे। उनका शुक्रिया कहते ही वो अपनी जगह पर आ गया था। जाते जाते एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट हीर की तरफ उछालना नहीं भूला था। तो अब हम बुलाएंगे एक ऐसी डांसर को जो अपने कैरियर में कहीं भी नहीं हारी, जिनके डांसेस का मेरे साथ एक दुनिया फ़ैन है, जिनके
डांस को बहुत सराहा जाता है, जो पिछले 12 साल से डांसिंग कर रही हैं, और आज उनका मुकाबला हमारे एक ज़बरदस्त डांसर आयश दुरानी के साथ है। वैसे तो जीतना हारना इस मुकाबले में ज़्यादा मानी नहीं रखता, मगर हीर मिर्ज़ा और आयश दुरानी के मुकाबले का फैसला हमें बेचैनी से इंतज़ार है। इसलिए हम द मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट प्रिटी डांसर हीर मिर्ज़ा को डांस फ्लोर पर इन्वाइट करते हैं। प्लीज़ कम हीर मिर्ज़ा, कम ऑन द फ्लोर। कुछ देर इधर उधर की चवले मारने के बाद एंकर पुरशोक आवाज़ में बोला था। उसके साथ साथ कई और लोग, जजेस, दूसरे डांसर्स अब इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों में से कौन जीतता है। एक शेर था तो दूसरा सवा से। हर जगह से अपने नाम की पुकार सुनकर हीर साइड स्माइल पास करती उठकर फ्लोर की तरफ बढ़ी थी। मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूँ आईना और तू नज़र आए। तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, हाय ये ज़िंदगी तुझे देखते ही गुजर जाए। मैंने कहा कि प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियाँ क्यों ख़त्म हो गई, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। जैसे उसने सर उठा के देखा था, राज तब तक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुका था। उसे देखकर आलियाना को खौफ के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। अरे रुबंजिल, तुम इधर क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो यार। राज उसके पास जाके खड़ा हुआ था। उसे रोते देखकर उसे तकलीफ़ तो हुई थी, मगर वो फिर खुदगर्ज बन गया था। उसे खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, सब परेशान हो रहे होंगे। उसे देखकर उसके सामने खड़े होते हुए आलियाना ने रोते हुए कहा था। आलियाना, उसने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। आवाज़ इतनी धीमी थी, इतनी ही संजीदा भी थी। तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिली हो, 4 साल होने वाले हैं मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहा हूँ। अब मुझे मिल गई हो तो कैसे छोड़ दूँ। तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ मिलेगी, मगर तुम यहाँ से जा नहीं सकोगी। कोशिश भी ना करना रुपंजिल, वरना मैं बहुत बुरी सज़ा देता हूँ और शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। और यकीन मानो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी तुम्हें तकलीफ़ देते हुए। सुन रही हो ना, राज बोलते हुए उसके बिल्कुल खामोशी से ज़मीन को घूरता देखकर उसका गाल थपथपा कर बोला था। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ जाने दो। आलियाना ने दोबारा से नरमी से बात करते देखकर उसे बुगौर देखते हुए कहा था। ग्रे ड्रेस पहने बालों को जेल से सेट किए वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। आलियाना को अंदाज़ा लगाने में मुश्किल नहीं हुई थी कि वो बाहर से सीधा उसकी तरफ आ रहा था। सॉरी, ये नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, सो प्लीज़ बार बार कहकर गुस्सा मत दिलवाना मुझे। वो कहते कहते रुका था, लहजा कदरे सख्त था ताकि वो बार बार जाने का ना कहें। और हाँ, अंदर वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम है, वार्डरोब भरा हुआ है तुम्हारी चीज़ों से, सब कुछ मैंने मंगवा लिया है, मगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। राज उसके चेहरे से बाल हटाता मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ था। आपने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है। आलियाना पहले हैरान हुई थी, उसके अचानक बदलते हुए रवैये पर फिर हिम्मत जमा करते हुए कब से दिमाग में आया सवाल पूछ ही लिया था। ये अच्छा सवाल है। तो डार्लिंग सुनो, तुम मुझे चाहिए हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जुनून हो तुम मेरा, किसी सूरत तुम्हें खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। कहते कहते अचानक कि उसके लहजे में एक दीवानगी सी आ गई थी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना ही भूल गया। राज ने अचानक कुछ याद आने पर कहा था। वो हनूज़ अनकों की तरह उसे देख रही थी कि कहाँ फंस गई ये तो। घर वालों का सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी, मगर मुकाबिल भी सख्त जान था। ये लो, जाकर पहन लो, अभी एक लड़की आएगी तो तैयार हो जाना। रॉज उसके वार्डरोब से रेड कलर का एक लॉन्ग फ्रॉक निकाल के उसको पकड़ाते हुए बोला था। मुझे ना ये पहनना है ना कोई तैयार होना है। और क्यों हो तैयार मैं, आलियाना ज़िद्दी लहजे में बोली थी और उसके हाथ से फ्रॉक लेकर बेड पर फेंक चुकी थी। कुछ देर में निकाह है हमारा। पहले तो उसकी बदतमीज़ी पर अचानक उमड़ने वाले गुस्से को जब्त करता आराम से उसके सर पर बम फेंक चुका था। निकाह, हैरत से उससे बोला भी नहीं गया था। मैं कोई निकाह नहीं करने वाली, जो करना है कर लो, मेरे डैड ढूंढ लेंगे मुझे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने इसलिए अच्छा है ज़्यादा ख्वाब ना देखो। उसको एक हाथ से पीछे करते हुए अपने बाल संभाल दी बेड पर बैठी थी। दिल तो कांप रहा था अंदर तक, मगर सामने कमज़ोर भी तो नहीं पड़ना था। जब भी खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा था, एक बात क्लियर कर दूँ, तुम राज की कैद में हो माय प्रिंसेस। तुम पर भी राज का राज है। तो एक बात तो भूल जाओ, जो कभी तुम इधर से मेरी मर्ज़ी के बगैर जा सकती हो, और मेरी मर्ज़ी ऐसी हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ से जाने का तो सोचना भी छोड़ दो।
राज उसके पास आता, बेड पर उसके करीब बैठा हुआ बिल्कुल संजीदा लहजे में गोया हुआ था। उसके करीब आते ही वो उससे दूर हुई तो जो राज को महसूस तो हुआ, मगर वो इग्नोर कर गया था। नहीं करूँगी निकाह, कह दिया तो कह दिया, वो भी ज़िद्दी लहजे में बोली थी। यहाँ से तो उसने सोच लिया था कि वो भाग जाएगी, मगर अगर वो निकाह कर लेगी तो फिर ये मुश्किल हो सकता था और वो हर कीमत पर उससे दूर जाना चाहती थी। ओह, तुम नहीं कर रही निकाह? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, रोश ने बिना उसे देखते हुए कहा था। उसके इतनी जल्दी मान जाने पर वो हैरान तो हुई थी, मगर यह हैरत भी राज ने जल्दी ख़त्म कर दी थी। मगर तुम्हें आज से ही मेरे रूम में मेरे साथ रहना है, पर अब तुम पर है। निकाह करना चाहो तो मुझे लगा था मुसलमान हो तो निकाह के बगैर नहीं रहोगी, मगर खैर तुम्हारी मर्ज़ी। इत्मीनान अब भी काबिल दीद था। वो उसे देखने से गुरेज कर रहा था, नहीं चाहता था कि वो कुछ भी गलत कर दे। जब ही सामने देखे जा रहा था, जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ देख रहा हो। तो क्या तुम मुसलमान भी नहीं हो? आलियाना ने गला तर्क करते हुए कहा था। उसकी तो ये सोच सोच कर जान हवा हो रही थी कि निकाह के बगैर उसके साथ रह ले। दूसरा जो बड़े आराम से उसे मुसलमान कह दिया, तो खुद कौन था फिर? उसे तो पहले भी कोई ग्रीन मॉन्स्टर, कोई माशूक ही लग रहा था। तुम तैयार हो जाना, नहीं तो फिर मसला नहीं है बिना निकाह के तुम्हें अपने पास रखने में। बिना उसके सवालों का जवाब दिए अपनी बात कहकर वो बाहर निकल गया था। ये बताकर क्यों नहीं किया? अब क्या करूँगी? मुझे नहीं करना उससे निकाह। पता नहीं कौन है, क्या है, मैं कैसे उस ग्रीन मॉन्स्टर से निकाह कर सकती हूँ? ऊपर से उससे साथ उसके रूम में। नहीं, वो उसके जाते ही सोचते सोचते खुद ही डर गई थी। नहीं वरना तो मुझे निकाह के साथ उसके साथ रहना पड़ेगा। या अल्लाह, किधर जाऊंगी मैं? किधर फंस गई हूँ? वो खुद ही सोच सोच कर हलकान हो रही थी। निकाह तो करना पड़ेगा, हाँ भी कर लेती हूँ। उधर से भाग कर डैड के पास चली जाऊंगी, फिर दाखिला ले लूँगी। वो उस लाल फ्रॉक को देखते हुए सोच रही थी। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई? बोली, तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा, कहाँ गए मेरे यार? उस खुशहाल कहने लगी, वो भी तुम्हारे नहीं रहे। पूछा, करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा? बोली, यहाँ तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर वो फट पड़ी कि सुनो अब मेरे सवाल, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे? पास्ट। डैडू, 10 साल का बच्चा खौफ से चिल्ला रहा था, मगर उससे सामने खड़ी तकरीबन 5 साल की ग्रीन आंखों वाली खूबसूरत सी बच्ची एक हाथ मुंह पर रखे दूसरे से होल्डर में मरा हुआ चूहा उसे देखकर डरा रही थी। साथ ही साथ उसे आंखें दिखाकर चुप होने का भी कह रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। देखो मानी, मैं अपनी सारी चॉकलेट्स तुम्हें दे दूंगा, प्लीज़ इसे पीछे करो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। उस काली आंखों वाले बच्चे ने एक हाथ से आंसू साफ करते हुए हौसला अमेज लहजे में कहा था। ओके, मगर तुम बाहर ले जाओगे तब, वरना मैं चूहा तुम्हारी शर्ट में डाल दूंगी। ईमान और मानी ने भी उस पर तरस खाते हुए कहा था। लेकिन तुम बाहर क्यों जाओगे? आर्यान ने एक मिनट चूहे को भूलकर फिक्रमंदी से पूछा था। जानता था कि मॉम डैड को पता चल गया तो बहुत बुरा होना है। नहीं पता चलेगा, बस मुझे ले जाना। मुझे डैड की तरह एक बड़ी सी गन लेनी है, ताकि तुम जब मुझे तंग करो तो तुम्हें शूट कर सकूं। मानी ने हाथ से चूहा दूर फेंकते हुए कहा था। उसके साथ ही ज़मीन पर बैठकर बिल्कुल तहम्मुल से उसका सुकून गारद किया था। वह हैरत से अपनी छोटी सी बहन को देख रहा था जो अभी स्कूल जाना शुरू हुई थी। मगर काम यहाँ क्या हो रहा है? अभी तो वो कुछ कहता ही था कि 2 बच्चे और आए थे। दोनों की आंखें बिल्कुल ईमान की तरह ग्रीन थी। एक तो तकरीबन आर्यान जैसा लग रहा था सिवाय आंखों के, जबकि दूसरा भी उसी से मुशाबत रखता था। आदि, ये देखो, ये पागल हो गई है, इसे गन चाहिए। कह रही है कि मुझे लेकर जाओ और गन लेकर दो, और उसने मुझे चूहे से डराया भी है। आर्यान अपने जैसे दूसरे बच्चे को देखते हुए जल्दी से बोला था। उसके पास जाता रट्टू तोते की तरह शुरू हो चुका था। कुछ देर पहले वाले खौफ कहीं भी नहीं रहा था। मानी, ये क्या कह रहा है? आदमी ने अब ईमान को देखते हुए कदरे सख्त आवाज़ में कहा था। जानता था कि ऐसा तो नहीं होना, मगर फिर भी आर्यान की खातिर उसे डांट रहा था। झूठा है ये, मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इसने मुझे कहा, इसने किया है। इसने मुझे चूहे से डराया है और
गन, हाँ गन का भी इसने कहा है, उसे गन चाहिए थी। ईमान ने भाई और वो गुस्से में देखकर हमेशा की तरह आज भी सारा इल्ज़ाम ही बेचारे आर्यान पर लगा दिया था। आदि और मनान ने तासुब से एक दूसरे को देखा था, जैसे कहना चाह रहे हो कि इसका कुछ नहीं होना। वो थी भी तो इन तीनों की छोटी इकलौती बहन, उसे तो वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। तुम्हारा मैं मॉम को बता दूंगा, देखना कैसी मार पड़ती है, फिर तब सॉरी भी नहीं कहना। आर्यान ने जब दोनों भाइयों को खामोश देखा तो गुस्से में कहता हुआ अंदर भाग गया था, मगर इससे पहले ईमान ने सारा टेबल पर रखा एंटीक पीस उठाकर उसकी तरफ फेंका था, मगर वो तब तक भाग गया था। मानी क्यों तंग करती हो उसे? मनान उसके जाते ही ईमान को नरमी से कहा था। मुझे गन चाहिए बस। वो मुंह फुलाए दोनों हाथ सीने पर बांधे सोफे पर बैठ गई थी। निचला होंठ बार बार बाहर आ जाता था, जिससे वो जान गए थे कि अब उसका रोना शो शुरू होने वाला है। वो तब तक रहेगा जब तक वो अपनी बात मान नहीं लेगी। वो दोनों भी सर पकड़कर उसके सामने ही फर्श पर बैठ गए थे, मगर ईमान रोती हुई बाहर भाग गई थी। उसके जाते ही मनान और आद्यान खड़े हुए थे। आद्यान का रुख अंदर की तरफ था, जहां आर्यान खफा होकर गया था, और मनान का बाहर की तरफ था, जहां उसकी लाडली खफा होकर गई थी। ये तो रोज़ की बात थी। उन दोनों का दिन में आर्यान और ईमान को मना कर ही होता था। बाई चांस कभी उन दोनों की लड़ाई ना होती तो एक कमी सी रहती थी। अब अक्सर तब हो या तो ईमान बीमार होती थी या फिर अपने चाचू रानी के घर आ जाती थी, और ऐसे दिन कम ही आते थे। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाहर अंदर चले गए थे। गो आज तक दिया नहीं तुमने मुझे फरेब, पर यह भी सच है कि तुम कभी मेरे नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ये आए हुए हो देखने कितने चिराग हैं, अब कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उसके सिवा कभी नहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले हैं कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। अहमद मिर्ज़ा और ज़ैनब अहमद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हाशिम मिर्ज़ा, जिससे 2 साल छोटा फैज़ मिर्ज़ा, वो शादी के बाद ही अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद जापान आ गए थे। उधर बिज़नेस भी शुरू कर दिया था, और हाशिम और फैज़ की पैदाइश भी जापान की ही थी। इन दोनों की शादियां उन्होंने उनकी मर्ज़ी से ही की थी। हुमा और फ़याज़ की 2 बेटियां थीं, बड़ी आयशा और छोटी आलिया। वो भी शादी के कुछ साल बाद ही खबर दोनों बेटा हो गई तो जापान आ गए थे। उधर ही फिर आयशा और हाशिम की पसंद की शादी हुई थी। शादी में ज़ैनब को आलिया भी बहुत पसंद आई थी। जब भी उसने लगे हाथ उसको भी अपनी बहू बनाकर घर ले आई थी। हुमार फैज़ तो बहुत खुश थे अपनी बेटों को देखकर। फिर 2 साल बाद आयशा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। चूँकि हाशिम की आंखें ग्रीन थी तो उसकी एक बेटे की आंखें भी ग्रीन, जबकि दूसरे की ब्लैक। एक का नाम आद्यान था और दूसरे का नाम आर्यान था। आद्यान जितना निडर था आर्यान उतना ही डरपोक तबीयत का मालिक था। फिर 1 साल बाद आलिया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने वाइस रखा था। वाइस की पैदाइश पर ही डॉक्टर्स ने उन्हें साफ बता दिया था कि वो बच्चों की वजह से उनकी जान को भी नुकसान हो सकता है। जब भी उन्होंने वाइस को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मज़ीद 1 साल के बाद आयशा ने एक और बेटे को जन्म दिया था, उसका नाम उन्होंने मनान रखा था। फिर एक हादसे में अहमद और ज़ैनब मौके पर ही फलाक हो गए थे। खुशियों बड़े घर में जैसे क़यामत आ गई थी। उनकी मौत के 1 साल बाद हाशिम ने घर अलग करने का कह दिया था। वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर जाना चाहते थे। फैज़ के मना करने पर भी वो नहीं माना था। फिर कुछ अरसे बाद वो नयागो चला गया था। मिलना जुलना बस ख़त्म। उधर हाशिम ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, साथ ही वो टैलेंट माफिया के साथ भी मिल गया था और वेंचर्स करना उनका शौक़ था। वो तो बस कुछ अरसे के लिए ही माफिया में गया था। जब दिल भर गया तो छोड़ दिया, फिर जबकि उसके पास बहुत से राज थे तो वो लोग अब उसे छोड़ नहीं रहे थे। 2 साल बाद अल्लाह ने फिर उस पर अपनी रहमत से नवाजा था, जिस पर वो बेइंतहा खुश थे, और उसका नाम ईमान रखा था। तीनों भाइयों की उस नन्ही सी जान में जान अटकी रहती थी।